हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कामिनी सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। उसके अभ्यास के प्रश्न जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? यानी कि हमें ये पता होना आवश्यक है, जरूरी है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते क्या हैं। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आसानी से अपघटित किए जा सकें। और ये अपघटित किसके द्वारा किए जा सकते हैं? ये किए जा सकते हैं बैक्टीरिया द्वारा या फिर जीवाणुओं द्वारा। तो ऐसे पदार्थ जो कि आसानी से अपघटित हो सकते हैं, किए जा सकते हैं जीवाणुओं या फिर बैक्टीरिया द्वारा और अंततः मिट्टी में मिल जाते हैं, वैसे पदार्थ को हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। घास, पुष्प तथा चमड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो चमड़ा आसानी से अपघटित नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट गया। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, प्लास्टिक भी नहीं हो सकता। फलों के छिलके, वेफक एवं नींबू का रस, तो ये तीनों ही जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अंतर्गत आएंगे। केक, लकड़ी एवं घास, अब ये तीनों भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अंतर्गत आएंगे, यानी कि आसानी से अपघटित हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, सी और डी। तो ऐसे प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस का ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और फिर उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से, यहां पर में से आना चाहिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यानी कि आहार श्रृंखला हमें पता है कौन सी श्रृंखला होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव एक दूसरे का आहार करते हैं, उसकी जो श्रृंखला बनती है उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। अब यहाँ पर आहार श्रृंखला बनाने के लिए या होने के लिए सबसे पहले तो जो जरूरत है वो उत्पादक की है, यानी कि ऐसे जीव होने चाहिए आहार श्रृंखला में जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। उदाहरण के तौर पे हम पौधों को ले सकते हैं, नील हरित शैवाल को ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शाकाहारी जीव होना चाहिए। शाकाहारी जीव क्यों होना चाहिए? क्योंकि वही तो उत्पादक को खाएगा। और इसके बाद एक मांसाहारी जीव होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो मांसाहारी जीव है ये शाकाहारी जीव को खा सकता है। अब इन दो जगह पे सर्वाहारी जीव भी आ सकते हैं। सर्वाहारी ऐसे जीव होते हैं जो कि मांस भी खाते हैं और उसके अलावा पेड़ पौधे और उनके जो हिस्से हैं उन्हें भी खाते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं ऑप्शंस। घास, गेहूं तथा आम। अब आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये तीनों ही उत्पादक हैं, तो ये तो बिल्कुल आहार श्रृंखला नहीं बना सकते क्योंकि एक दूसरे को नहीं खा सकते। घास, बकरी तथा मानव। अब देखिए ये ध्यान से अगर आप देखें तो घास जो है वो एक तरह की उत्पादक है, बकरी जो है वो शाकाहारी जीव है और मानव जो है वो सर्वाहारी जीव है, यानी कि मानव बकरी को खा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर भी आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। बकरी, गाय तथा हाथी, तो ये तीनों ही शाकाहारी जीव हो गए। और घास, मछली तथा बकरी, तो घास को तो बकरी खा लेगी लेकिन मछली और बकरी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो ये भी एक आहार श्रृंखला नहीं बनेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी और मानव। और देखिए घास को कौन खाएगी? बकरी। और बकरी को कौन खाएगा? मानव, मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? यानी कि ऐसे व्यवहार हैं इनमें से कौन से जो कि पर्यावरण की सहायता करते हैं, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो हम देखते हैं। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े या थैला ले जाना, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर हम करें तो, कि पॉलिथीन ना इस्तेमाल करें, पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें और उसकी जगह कपड़े का थैला लेकर जाएं। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करें, ये भी है क्योंकि अगर हम ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर ऊर्जा जहां पर नहीं जरूरत वहां पर भी हम लाइट और पंखे को जला कर रखेंगे तो ये हमारे पर्यावरण के लिए अंततः नुकसानदायक है। तो ये भी अच्छा व्यवहार है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, तो अगर आप पैदल जाते हैं तो क्या है, स्कूटर से धुआं निकलता है, वो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। या तो आप साइकिल से जाएं या फिर पैदल जाएं, तो ये सभी तीनों ही उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा कि ये तीनों ही जो प्रैक्टिस है, यानी कि थैला लेकर जाना बाजार
स्विच ऑफ करना जब भी यूज में ना हो, है ना, हम उसका इस्तेमाल ना कर रहे हैं, और स्कूल पैदल जाना या साइकिल से जाना अगर स्कूल पास है तो ये सभी पर्यावरण मित्र व्यवहार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, यानी कि मार डालें। मान लीजिए पोषी स्तर जितने हैं उनमें से एक कोई पोषी स्तर को लिया और उसके सभी जीवों को मार डाला, तो इससे क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को खत्म कर दें तो क्या होगा, अगले स्तर के जीवों को भोजन नहीं मिल पाएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण घास, ये सिंपल वाला उदाहरण देख लेते हैं, हिरण और शेर, ये तीनों आहार श्रृंखला बना रहे हैं छोटी सी। अब अगर मान लीजिए हमने घास को एकदम खत्म कर दिया, पहले पोषी स्तर को हमने खत्म कर दिया, तो क्या होगा, इसके पास खाने को कुछ नहीं होगा, हिरण कुछ भी खा नहीं पाएगा और अंततः इसकी मृत्यु हो जाएगी। शेर के पास खाने के लिए हिरण था, पर अगर हिरण मरते चले जाएंगे या फिर उनकी संख्या कम होती चली जाएगी तो शेर के पास भी कुछ खाने को नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी भी पोषी स्तर को खत्म करते हैं तो जो अगला स्तर है उसके जीवों को भोजन नहीं मिल पाएगा। दूसरा क्या है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, है ना। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए हमने घास को खत्म किया तो पूरा पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, ज्यादातर जीव जो है वो मरने लगेंगे या फिर बीमार होने लगेंगे। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह खत्म हो जाएगा। अब ऊर्जा का प्रवाह का स्रोत क्या है, खाद्य श्रृंखला, यानी कि घास से ऊर्जा ट्रांसफर होगी हिरण में, हिरण से ट्रांसफर होगी शेर में, तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ये खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों ही पॉइंट्स हम इसके आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा। तो अभी हमने इस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में ही देखा, तो अभी हम इसका डिटेल्ड एक आंसर देख लेते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए आपने पहला पोषी स्तर हटाया, जैसा मैंने कहा उत्पादक हटा दिया, तो क्या होगा, हिरण को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, हिरण मरना शुरू हो जाएंगे और अंततः क्या होगा, शेर को भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो शेर की भी मृत्यु हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पोषी स्तर को मान लीजिए खत्म कर देते हैं या उसके जीव खत्म हो जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए घास को हिरण खा रहा था तो घास क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, उगती चली जाएगी, पूरे जगह पर फैल जाएगी, है ना। लेकिन घास में भी आपस में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, आपस में पानी के लिए और मिनरल्स के लिए, खनिज के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे घास भी खत्म होने लगेगी। शेर घास नहीं खा सकता तो ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो अंततः क्या हो रहा है, पूरा पारितंत्र जो है वो बिगड़ गया, उसका जो संतुलन था वो बिगड़ गया। आखिरी वाला अगर हम मान लीजिए शेर को खत्म कर देते हैं, मतलब तीसरे पोषी स्तर को खत्म कर देते हैं, तो क्या होगा, हिरण घास, जितनी भी घास होगी वो खा जाएगा। क्यों, क्योंकि शेर जो है वो हिरण का जो संख्या थी उसको संतुलित रखता था। लेकिन अगर शेर नहीं होगा तो हिरण बढ़ते चले जाएंगे जनसंख्या में और ये सारी घास खत्म कर देंगे। एक बार सारी घास खत्म हो गई तो हिरण को भी खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए अलग अलग पोषी स्तर को हटाने का जो रिजल्ट होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके आंसर लिख लीजिए। यही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में समझाई वही ये शब्दों में लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैव आवर्धन क्या है। क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा। तो सबसे पहले तो जैव आवर्धन क्या होता है ये देख लेते हैं। आहार श्रृंखला में रासायनिक अजैविक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में हमने क्या देखा था कि जो ऊर्जा है वो आगे अगले पोषी स्तर पर बढ़ते बढ़ते कम होती जाती है ना। ऊर्जा जो स्थानांतरित होती है वो केवल 10% स्थानांतरित होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हमारी आहार श्रृंखला में घुस जाए, एंटर कर जाए, जो कि अजैविक पदार्थ हो, यानी कि उसका हम अपघटन नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी, अगले अगले पोषी स्तर पर उसकी मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। अब दूसरा जो हिस्सा था क्वेश्चन का वो क्या कहता है कि क्या जैविक आवर्धन का जो प्रभाव है वो हर एक पोषी स्तर पर भिन्न भिन्न होगा। तो बिल्कुल, भिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन भी भिन्न है। यह मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती है, यानी सबसे अधिक मात्रा शीर्ष मांसाहारी जीवों में होती है। उदाहरण एक देख लेते हैं।
मान लीजिए एक उदाहरण है ऐसे जीवों का जो कि पानी में रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होगी किसी उत्पादक से। यहाँ पर पादप प्लवक कहते हैं इन्हें, अंग्रेजी में कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये सबसे पहले है। अगर मान लीजिए इसमें डीडीटी की मात्रा बढ़ जाती है, डीडीटी एक तरह का रसायन है जो कि पच नहीं सकता, है ना। तो ये अगर मान लीजिए पादप प्लवक में एंटर कर गई हमारे फूड चेन में, यानी कि आहार श्रृंखला में घुस गई, अब ये आगे स्थानांतरित होगी किसमें, प्राणी प्लवक में। अंग्रेजी में इसे जू प्लैंक्टन कहते हैं। तो मान लीजिए एक प्राणी प्लवक ने 10 पादप प्लवक खाए, तो इसमें 10 गुना डीडीटी की मात्रा बढ़ जाएगी। उसी तरीके से आगे मछलियां जो हैं वो प्राणी प्लवक को खाएंगी, और अगर मान लीजिए एक मछली 10 प्राणी प्लवक को खाती है तो ये और इसकी जो संख्या है उसकी मात्रा जो है मछली के शरीर में बढ़ गई। और अंततः मछली को बगुला खाता है, तो बगुले में सबसे ज्यादा मात्रा, यानी कि मैंने जैसे यहाँ पर बोला शीर्ष मांसाहारी जो है उनमें सबसे ज्यादा मात्रा होगी किसकी, जो भी रसायन खराब है हमारे शरीर के लिए, जो कि जिसका अपघटन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम मानव का भी उदाहरण दे सकते हैं कि मानव में सबसे ज्यादा, क्योंकि शीर्ष मांसाहारी मानव को कोई भी और जीव नहीं खाता है, तो शीर्ष मांसाहारी मानव, शेर वगैरह हैं जो, इनमें सबसे ज्यादा हमें जो मात्रा है रसायन की वो मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि ऐसा कचरा जो कि अजैव निम्नीकरणीय है, जिसका निम्नीकरण आसानी से नहीं किया जा सकता, किनके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा। तो ऐसे कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो सबसे पहले अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ विघटित नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अतः इनके निपटान की समस्या आती है। ये निम्नलिखित समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। पहला तो जल, भूमि तथा वायु प्रदूषण, यानी कि अगर मान लीजिए प्लास्टिक या पॉलिथीन आप अपने आसपास के पर्यावरण में डालते हैं, तो उससे जल या भूमि या फिर वायु प्रदूषण या फिर ये तीनों ही एक साथ हो सकते हैं। जैव आवर्धन में वृद्धि, तो अगर आप अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बात करें तो ये सिर्फ प्लास्टिक या फिर पॉलिथीन जैसे ही पदार्थ जो आपको सॉलिड दिखाई देते हैं वैसे नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये गैस के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीडीटी जो है ये भी एक तरीके का अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ ही है, और हम जानते हैं कि ये जैव आवर्धन में वृद्धि करते हैं। परितंत्र के सदस्यों को ह्रास करना, यानी कि ये पारितंत्र में जो सदस्य हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर पौधे, जानवर, अगर ये पूरे आसपास के पर्यावरण में फैल गए तो उनको रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, और अगर ये भूमि, वायु, हर चीज को प्रदूषित कर देंगे तो उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये 3 समस्याएं, बड़ी समस्याएं हैं जो कि अजैव निम्नीकरणीय कचड़े से हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय से एकदम उल्टे हैं। ये विघटित हो सकते हैं किसके द्वारा, जो मिट्टी में बैक्टीरिया हैं या फिर जितने भी जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके द्वारा ये विघटित किए जा सकते हैं। तो देखिए क्या है, जैव निम्नीकरणीय कचरा एक सीमित समय तक ही पर्यावरण प्रदूषित करता है, इसके पश्चात नष्ट होने पर समाप्त हो जाता है तथा पुनः चक्रण में भी उपयोगी है। मतलब मान लीजिए ये मिट्टी में मिल गया, तो मिट्टी में मिलने के बाद ये पौधों द्वारा फिर से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पुनः चक्रण इसका हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है ये। तो इसलिए हमारे जो पर्यावरण है उसको ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन इनके विघटन के पश्चात क्या होता है, वातावरण में बदबू तथा विषैली गैस उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस से भी कहते हैं। तो ये समस्या सिर्फ आ सकती है यदि मान लीजिए इसका निपटान ठीक से नहीं किया गया जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का, तो ये समस्याएं, यानी कि हमारे आसपास बदबू फैल सकती है, विषैली गैसें फैल सकती हैं, जिससे वो जो जगह है, पर्यावरण है हमारा, वो रहने लायक नहीं रहेगा, पर इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है ये, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं या गए हैं। तो देखिए, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है, यानी कि अंग्रेजी में इसे कहते हैं यूवी रेज और हिंदी में इसे कहेंगे पैराबैंगनी विकिरण। तो इससे ये हमारी रक्षा करती है। इसकी क्षति से ये विकिरण धरती
तक पहुंचकर त्वचा के रोग अथवा त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमारी धरती है मान लीजिए, तो इसके आसपास एक परत है ओजोन की, जो कि हमें सूर्य से आने वाली जो हानिकारक यूवी रेज है या फिर पराबैंगनी विकिरण है उससे बचाती हैं। अगर ये ना हो तो सीधा ये जो पराबैंगनी विकिरण है ये हमारे तक पहुंचेगा और क्या होगा, हमें स्किन का कैंसर यानी कि त्वचा के रोग, त्वचा के कैंसर होने के चांसेस हैं। अतः यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम शॉर्ट में CFC कहते हैं, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, जिनसे आग बुझाई जाती है, उसमें होता है, ओजोन को क्षति पहुंचा रहे हैं। मतलब ओजोन की जो परत है इसको क्षति किससे हो रही है, CFC से, जो कि कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो हमारे फ्रिज में यूज होता है और इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशमक में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस क्षति को रोकने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम कर देना चाहिए और इसके लिए विश्व के लेवल पर भी ये बात हो रही है और हो चुकी है ऑलरेडी। 1987 में ऐसा एक नियम लाया गया था जिससे जितने देश हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कम करें और उसके अतिरिक्त कोई तरीका ढूंढें जो कि फ्रिज में या फिर अग्निशमक में यूज हो सके, इस्तेमाल हो सके। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। यूजफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, या फिर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। शेयर करिए उनके साथ जो भी 10th क्लास में इस बार हैं आपके क्लासमेट्स, और सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू।